नमस्कार। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम स्टार्ट कर रहे हैं साइंस के टॉप मोस्ट क्वेश्चंस की सीरीज़, और उस सीरीज़ का ये पहला वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, तो आप लोग ज़रूर शेयर करें इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स में। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, यानी पेनिसिलिन जो है वो कहाँ से प्राप्त की जाती है, कहाँ से निकाली जाती है। सबसे पहले बात करते हैं पेनिसिलिन होती क्या है। देखिए, जो पेनिसिलिन है वो एक प्रकार की पहली एंटीबायोटिक मेडिसिन है। ठीक है, एंटीबायोटिक मेडिसिन है, यानी प्रतिजैविक दवा है। ये दवाएं क्या करती हैं, ये जो दवाएं होती हैं एंटीबायोटिक मेडिसिन्स, ये खासकर काम करती हैं बैक्टीरिया से होने वाली जो बीमारियां हैं उनके विरुद्ध। यानी किसी व्यक्ति को टाइफाइड हो गया है, या फिर किसी व्यक्ति को कोलेरा हो गया है, टीबी हो गया है, तो इस प्रकार की ढेर सारी बैक्टीरियल डिजीज़ को क्योर करने के लिए, उसके उपचार के लिए इन दवाइयों का इस्तेमाल होता है। और जिनमें जो पेनिसिलिन है ये सबसे पहली ऐसी दवा है जिसको डिस्कवर किया गया था। अब थोड़ी सी फैक्ट की अगर बात करें तो आपसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि पेनिसिलिन की खोज किसने करी थी। तो इसकी खोज डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी 1928 में। ठीक है, और ये पहली प्रतिजैविक दवा है। यानी अगर आपसे पूछे कि पहली एंटीबायोटिक मेडिसिन कौन है, तो वो पेनिसिलिन है। अगर आपसे पूछे कि इसे प्राप्त कहाँ से किया गया था, तो इसे प्राप्त किया गया था एक फंगस से। ठीक है, एक फंगस से, यानी एक कवक से इसे प्राप्त किया गया था। और उस कवक का नाम क्या था, उसका नाम था पेनिसिलम नोटाटम। तो ये कवक था, एक तरीके से ये मोल्ड था, फफूंद थी ये। और हम जानते हैं जो फफूंद होती हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं, तो वो फंगस के अंतर्गत आती है, यानी कवक के अंतर्गत आती हैं। अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर सही क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो फंगस से इसे प्राप्त किया गया था, निकाला गया था। ईस्ट भी फंगस के अंतर्गत ही आती है, क्योंकि ईस्ट का मतलब क्या होता है, खमीर होता है। और ये एक तरीके से, जैसा हम जानते हैं जो फंगस होते हैं, जो कवक होते हैं, वो बहुकोशिकी होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। आप लोगों ने ये जाना होगा, पढ़ा होगा कि जो कोशिकाएं होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक होती है यूकैरियोटिक कोशिका। तो जो फंगस है वो है यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर, बहुकोशिकी है। लेकिन जो ईस्ट है वो है तो फंगस ही, लेकिन ये है तो यूकैरियोटिक ही, लेकिन ये है कैसा, ये है यूनिसेलुलर, यानी केवल एक कोशिकी होता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, खमीर कैसी होती है, एक कोशिकी होती है, पर है क्या, यूकैरियोटिक। अगर हम बात करें एल्गी के बारे में, तो शैवाल, यानी जहाँ पर नमी ज़्यादा पाई जाती है वहाँ पर शैवाल उगते हैं। अगर हम बात करें कुछ फेमस शैवाल के बारे में, तो ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी नीले हरे शैवाल जो हैं ये फेमस शैवाल हैं। ठीक है, अगर हम बात करें लाइकन के बारे में, तो लाइकन का मतलब क्या होता है, फंगस का और शैवाल का, यानी एल्गी का जो एसोसिएशन होता है, जो संबंध होता है, वही लाइकन कहलाता है। और लाइकन का इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं, इनका इस्तेमाल हम खासकर एयर पोल्यूशन, यानी जो हमारी वायु में जो प्रदूषण होता है, पोल्यूशन होता है, उसको मेजर करने के लिए करते हैं। और खासकर किस चीज़ के मेजरमेंट के लिए, तो हम सल्फर डाइऑक्साइड के मेजरमेंट के लिए करते हैं। तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन को समझ लिया है। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि विच इज़ द इफेक्ट ऑफ एंटीजन इन एन इल पर्सन, यानी किसी बीमार व्यक्ति में जो प्रतिजन होता है, एंटीजन होता है, उसका प्रभाव क्या होता है। सबसे पहली बात, अगर आप लोगों में से किसी को एंटीजन के बारे में नहीं पता एंटीजन क्या होता है, तो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है एंटीजन और दूसरा होता है एंटीबॉडी। ठीक है, ये एंटीजन है और यहाँ पे एंटीबॉडी है। तो इसका एक बहुत ही आसान सा मीनिंग हम समझते हैं। एंटीजन क्या होता है, वो पदार्थ होता है, वो सब्सटेंस होता है जो जैसे ही हमारे शरीर में प्रवेश करता है और हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो होता है वो एंटीबॉडी उत्पन्न करना शुरू कर देता है। यानी अगर एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है, एक ऐसा केमिकल हो सकता है, कुछ बैक्टीरिया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, जैसे हमारी बॉडी में वो चीज़ प्रवेश करेगी, हमारी बॉडी तुरंत उससे बचाव करने के लिए एंटीबॉडीज़ को बना देती है, तो वो एंटीजन्स कहलाते हैं। दूसरी बात करें एंटीबॉडी के बारे में, तो एंटीबॉडी क्या है, एक टाइप की प्रोटीन होती है जो शरीर की प्रतिरोध क्षमता उत्पन्न करती है। यानी हमारी बॉडी में जो WBC है, ठीक है, हमारी बॉडी में जो श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं वो एंटीबॉडी को उत्पन्न करती हैं, जो एक प्रकार के प्रोटीन होती है जो हमारे शरीर में आने वाले हार्मफुल एंटीजन्स को किल करती है और हमारे शरीर को स्वच्छ सुरक्षित बनाती है। तो ये काम होता है एंटीबॉडी का।
ये प्रोसेस चलती रहती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि किसी बीमार व्यक्ति में जो एंटीजन है, जो प्रतिजन है, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर कोई बीमार व्यक्ति है तो उसमें जो एंटीजन है जैसे इंटर करेगा तो क्या करेगा, क्या वो WBC के उत्पादन को बढ़ाएगा। दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, यह एंटीबॉडी के उत्पादन को बढ़ाता है। बस यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। जैसे ही किसी भी व्यक्ति के शरीर में, मान लेते हैं ये व्यक्ति है, इसके शरीर में जैसे ही कोई भी बैक्टीरिया या कोई विशेष पदार्थ जो इसके लिए अच्छा नहीं था, उसको एंटीजन कहते हैं। जब वो इसके बॉडी में इंटर करेगा तो इसकी बॉडी क्या करेगी, उससे बचाव के लिए बड़ी संख्या में एंटीबॉडी को उत्पन्न करेगी ताकि वो एंटीजन को मारा जा सके। तो इसीलिए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और इस क्वेश्चन में कहा गया है कि विच वुड विल बिकम यूजलेस सून आफ्टर एक्सपोजिंग इन द ओपन एयर, यानी कौन सी ऐसी लकड़ी है जो खुली हवा में रखने पर बहुत जल्दी खराब हो जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं, सॉफ्ट वुड है यानी नरम लकड़ी है, फाइब्रस वुड है यानी रेशेदार लकड़ी है, वेट है या फिर कठोर है। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। हमको सबको पता है कि अगर हमारे घर में कोई फर्नीचर है, कोई अगर लकड़ी का कोई बना हुआ कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, तो अगर वो बिल्कुल सूखा है, बिल्कुल अगर वो ड्राई है तो ख़राब नहीं होता है। लेकिन जैसे अगर हम उसको ग्राउंड पर, अगर हम उसको ज़मीन पर रख दें तो ज़मीन से नमी मिलती रहेगी, तो ये वाला पार्ट जो इसका ख़राब होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब कि नमी यानी पानी से अगर वो गीला रहेगा तो लकड़ी जल्दी ख़राब हो जाती है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, वेट वुड, यानी जो लकड़ी गीली होगी जल्दी ख़राब हो जाएगी। अब यहाँ पर देखते हैं फैक्ट में क्या लिखा हुआ है कि जो लकड़ी होती है वो एक पोरस यानी उसमें महीन महीन से बारीक से छिद्र हो सकते हैं, ऐसा मटेरियल होता है जिससे वो क्या करती है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, और जैसे ही लकड़ी के अंदर जो छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती हैं, बस लकड़ी ख़राब होना शुरू हो जाती है। अगर कोई लकड़ी गीली है तो जल्दी ख़राब नहीं होती है और वो सालों साल तक चलती रहती है। तो हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पूछा गया है कि एंगोरा एक विशेष प्रकार का वूल है, और जो वूल है ये कहाँ से प्राप्त किया जाता है। यानी अंगोरा ऊन जो है ये विशेष प्रकार का एक बहुत ही फेमस ऊन होता है। इसके कोट वगैरह बनते हैं और डिफरेंट टाइप के विंटर के जो है कपड़े वगैरह यहाँ से बनाए जाते हैं जो सर्दी से बचाव के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अब इसका ये एक्सट्रैक्टेड कहाँ से, यानी कहाँ से इसको प्राप्त किया जाता है। तो आपके सामने ये इमेज में आप देख रहे होंगे, ये इतना ज़्यादा, ये तो खरगोश रैबिट है और उसके ऊपर जो बाल हैं ये इतने घने बाल होते हैं, बड़े बड़े बाल होते हैं, इन्हीं से एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, रैबिट इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे जो अंगोरा ऊन है वो रैबिट से, खरगोश से प्राप्त की जाती है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज अफेक्ट्स वुमेन ईजिली देन दैट ऑफ मैन, यानी कौन सी ऐसी बीमारी है जो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में बहुत आसानी से होती है। तो पहला है हार्ट अटैक, दूसरा है हेपेटाइटिस, तीसरा है जॉइंट अर्थराइटिस और चौथा है अर्थराइटिस। तो इनको डिस्कस करते हैं। देखिए, हम सब जानते हैं कि जो अर्थराइटिस है, जॉइंट अर्थराइटिस है, ये हड्डियों में होने वाले बीमारियां होती हैं। इनसे बोन्स अफेक्ट करती हैं, जोड़ों में दर्द होता है, हड्डियों में दर्द होता है। अगर हम बात करें हेपेटाइटिस की तो ये कई टाइप्स के हो सकते हैं, यानी हेपेटाइटिस ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है। ठीक है, इसमें दिक्कत क्या होती है, इसमें हमारे बॉडी के अंदर जो हमारा लिवर होता है, हमारे यकृत में इन्फ्लामेशन, घाव और सूजन हो सकती है, जिससे जो इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं या जो इम्पॉर्टेंट जूस निकलता है, बाइल जूस लीवर निकलता है, वो नहीं निकलना शुरू होता है। तो इससे कई समस्याएं पाचन तंत्र में हो सकती हैं। परंतु अगर हम यहाँ बात करें विशेष रूप से दिक्कत क्या होती है, तो जो फैट होता है, वसा होता है, क्योंकि हम सब जानते हैं जो बाइल जूस, जो पित्त रस होता है वो यकृत यानी लीवर निकालता है। ठीक है, और अगर बाइल जूस कम निकलेगा तो फैट का इमल्सिफिकेशन नहीं हो पाएगा, यानी फैट छोटे छोटे स्मॉल फ्रेगमेंट्स में, टुकड़ों में टूट नहीं पाएगा और फाइनली एब्जॉर्ब होना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि बाइल जूस एक काम और करता है, यानी फैट को पचाने वाले जो लाइपेज एंजाइम होता है उसको भी ये एक्टिवेट करता है। तो अगर बाइल नहीं होगा तो अल्टीमेटली फैट बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा तो प्रॉब्लम करेगा। तो इससे दिक्कत क्या होती है, लीवर हमारा जो है वो इन्फ्लामेशन यानी उसमें सूजन और प्रॉब्लम होती है। यानी महिलाओं में जो हृदय आघात जो पड़ता है,
ठीक है, हार्ट अटैक जो पड़ता है उसमें जो डेथ रेट है वो ज़्यादा है, फीमेल में ज़्यादा है मेल के कंपेरिजन में, तो इसीलिए इसका उत्तर पहला वाला करेक्ट हो जाता है, हार्ट अटैक। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो इसमें कहा गया है कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे स्थित है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये। पीयूष ग्रंथि कहाँ पे स्थित है, तो हम सब जानते हैं ये हमारे ब्रेन का, ये हमारे स्कल का, हेड का पूरा इमेज है, और इसमें ये आपको दिख रहा है ये पार्ट ब्रेन है, ठीक है, ये ब्रेन का पार्ट है। और ब्रेन की अगर हम बात करें वेट की, तो लगभग 1350 ग्राम इसका जो है वेट हो सकता है हमारे ब्रेन का। और हमारे ब्रेन के चारों तरफ एक झिल्ली होती है, उसको कहते हैं मेनिंजेस झिल्ली, ठीक है, जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं जो बेस है, यानी हमारे ब्रेन का जो बेस है वहाँ पे छोटी सी ग्लैंड है, इसको कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। और इसके जस्ट अबव हाइपोथैलेमस एक अलग टाइप की ग्लैंड होती है। अगर यहाँ पे हम इसके देखें क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो बहुत सिंपल सी बात है, क्या ब्रेन किडनी में होगा, लिवर में होगा, इंटेस्टाइन में होगा? नहीं होगा। सही आंसर क्या है इसका? मस्तिष्क में यानी ब्रेन में होगा, ठीक है। अब थोड़ी सी और यहाँ पे डिटेल में हम कुछ चर्चा करते हैं। जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पीयूष ग्रंथि होती है, जिसको कहते हैं मास्टर ग्लैंड, ठीक है, इसी को कहते हैं मास्टर ग्लैंड, और यही होती है स्मॉलेस्ट ग्लैंड यानी छोटी। अगर ऑप्शन में पीनियल दिया गया है तो हम करके आएंगे पीनियल ग्लैंड, अगर वो नहीं दिया गया है तो हम करके आएंगे पीयूष ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड स्मॉलेस्ट होती है और ये मास्टर होती है। मास्टर क्यों होती है? क्योंकि हमारे बॉडी में होने वाली सभी प्रकार के जो एंडोक्राइन सिस्टम होते हैं उनको रेगुलेट करती है। अगर थोड़ी सी बात करें कि पिट्यूटरी ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन्स को रिलीज करती है, तो कुछ फेमस हार्मोन्स हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा रिलीज होते हैं। जैसे कौन कौन से होते हैं? ACTH, यानी ACTH का मतलब क्या होता है? एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। फिर है ग्रोथ हार्मोन यानी वृद्धि हार्मोन। उसके अलावा अगर देखें तो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी TSH, और उसके अलावा अगर देखें तो LH हार्मोन यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और फिर है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, और फिर है प्रोलैक्टिन। तो इस प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स को पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करती है। अगर हम देखें इनके फंक्शंस को, तो जो ACTH है वो क्या करता है? वो हमारी जो एड्रिनल ग्लैंड है उसको कंट्रोल करता है, जिससे हमारी बॉडी में जो हार्ट रेट है, ब्लड प्रेशर है, और जो हमारा साल्ट बैलेंस है वो मेंटेन रहता है, और हमारे शरीर में जो वाटर का बैलेंस है वो भी मेंटेन रहता है। अगर हम बात करें ग्रोथ हार्मोन के बारे में, तो हमारी बॉडी में जो ग्रोथ हार्मोन होगा, अगर वो कम निकलेगा तो हाइट जो है वो नहीं बढ़ेगी, अगर अधिक निकलेगा तो हाइट लगातार बढ़ती रहती है, ठीक है। तो ये काम होता है ग्रोथ हार्मोन का, जिसको हम कहते हैं HGH यानी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। तो आप लोग इसको बिल्कुल भी जानते होंगे। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है उसका दूसरा नाम क्या है, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, बताएं कि मानव वृद्धि हार्मोन का दूसरा नाम क्या होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है इसके बारे में, तो ये हमारे थायराइड ग्लैंड जो हमारे गले में होती है, यहाँ पे होती है, इसको ये कंट्रोल करता है, जिससे हमारी बॉडी में जो केमिकल फंक्शन होते हैं वो कितनी अच्छी तरीके से, कितनी तीव्र गति से चलते रहते हैं, तो इसको भी ये कंट्रोल करता है। इसके बाद बात करें अगर हम LH के बारे में और FSH के बारे में, तो LH को हम कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और FSH कहते हैं हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हमारे बॉडी में सेक्स हार्मोन को कंट्रोल करता है, जैसे टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये अगर मैं आपको बताऊं, जो टेस्टोस्टेरोन होता है ये होता है मेल सेक्स हार्मोन, और जो एस्ट्रोजन है ये है फीमेल सेक्स हार्मोन। अगर हम बात करें जो लास्ट है प्रोलैक्टिन, क्या करता है ये किसी भी एक प्रेग्नेंट वेमेन में जो मिल्क का प्रोडक्शन है, यानी जो दुग्ध का उत्पादन है, उसको कंट्रोल करता है। तो ये इंपॉर्टेंट टास्क हैं किसके? पिट्यूटरी ग्लैंड से होने वाले निकलने वाले जो हार्मोन्स हैं उनके। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो इसमें कहा गया है कि व्हाट इज द लिमिट ऑफ मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर ऑफ ब्लड शुगर इन द नॉर्मल पर्सन एट द टाइम ऑफ फास्ट। इसका मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति ने सुबह से भोजन नहीं किया, जो व्रत की अवस्था में है, उसके शरीर में, उसके ब्लड में जो शुगर का लेवल होगा वो कितना होगा? 40 से 60 होगा, 120 से 150 होगा, कि 70 से 100 होगा? तो इसका सही आंसर क्या है? 70 से 100। और इसको मेजरमेंट हम किस में करते हैं? तो ऑलवेज ध्यान रखेंगे आप लोग, इसको हम मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में करते हैं, ये करेक्ट है, ठीक है। ऐसा ही सेम क्वेश्चन पूछा गया था यूपी PCS 2021 में। अभी मैं दिखाता हूँ आपको कि क्वेश्चन क्या पूछा गया था। अगर हम थोड़ी सी बात यहाँ पे और करें, जो फास्टिंग, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे फास्टिंग नॉर्मल ब्लड शुगर। अगर कोई व्यक्ति है जो फास्टिंग स्टेज में है और वो नॉर्मल है, उसको डायबिटीज़ नहीं हुई है, तो उसके बॉडी में 70 से 99 यानी लगभग 100 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर जो है वो शुगर होती है, यानी ग्लूकोज की मात्रा होती है, ठीक है।
अगर उसी व्यक्ति ने खाना खा लिया है, उसके 2 घंटे बाद उसका ब्लड टेस्ट होता है तो कितना 140 से कम होना चाहिए, तो वो नॉर्मल की कैटेगरी में आता है। वहीं पे अगर डायबिटीज़ वाला व्यक्ति होगा तो वो नॉर्मली उसकी ज़्यादा होगी, ठीक है, नॉर्मली ही उसकी जो ग्लूकोज का लेवल है वो उसके ब्लड में ज़्यादा ही होगा। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्वेश्चन जो पूछा गया था यूपी पीसीएस में वो क्वेश्चन क्या था। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश पीसीएस 2021 का। पूछा गया कि रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतया प्रदर्शित किया जाता है। मतलब अभी यहाँ पे पीछे हमने क्या देखा था, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर, ठीक है। इसी में हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं किसको, ग्लूकोज के लेवल को। अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे उसी चीज को पूछ लिया गया है कि द ब्लड ग्लूकोज लेवल इज कॉमनली एक्सप्रेस्ड इन, यानी रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित कैसे किया जाता है। तो क्या मिलीमीटर ऑफ Hg, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, मिलीग्राम पर डेसीलीटर, यही इसका सही आंसर है, ठीक है। मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में इसको हम एक्सप्रेस करते हैं, यही सही इसका आंसर है। पार्ट्स पर मिलियन में नहीं करते हैं और ग्राम पर लीटर में बिल्कुल नहीं करेंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, यही होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, तो हमको एक एक चीज़ बारीकी भी ध्यान में रखनी पड़ेगी, अदरवाइज हम गलत करके चले आएंगे। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो इसमें कहा गया है कि द क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टेम, एक स्टेम यानी तने का क्रॉस सेक्शन है एक पेड़ का, उसमें 50, आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे रिंग्स हैं, यहाँ पे 12 तक रिंग है और उसमें इस तरीके से 50 रिंग्स हैं, कितनी 50। तो उसकी एज क्या है, उसकी एज आपसे पूछी है। तो जो एक रिंग होती है उसको हम कहते हैं एनुअल रिंग, जो वार्षिक वलय होती है वो 1 साल में डेवलप होती है। अगर किसी भी पेड़ की तने में अगर 50 ऐसी वार्षिक वलय हैं तो इसका मतलब कि 50 साल लगे होंगे उसको डेवलप होने में, और उतनी ज़्यादा लकड़ी भी उसके अंदर प्राप्त होगी। तो सामान्यतः उसकी जो एज है वो कितनी होगी, 50 ईयर, यानी 50 साल होगी। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अब थोड़ी सी बात करते हैं फैक्ट्स में। आपको पता होना चाहिए कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ट्रीज, यानी पेड़ों का जो वैज्ञानिक अध्ययन है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं डेंड्रोलॉजी। वहीं पे अगर हम बात करें द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सॉइल, यानी जो मृदा है, मिट्टी है, उसका अध्ययन क्या होता है, तो इसको कहते हैं पेडोलॉजी। और यहाँ पे पेड़ के बारे में जानकारी दी गई, आप लोग उसको पढ़ सकते हैं। तो इसमें कहा गया है कि ऑनियन इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ, यानी जो ऑनियन है, प्याज है, वो संशोधित रूप है किस चीज का, क्या पत्ती का है, बिल्कुल नहीं। क्या स्टेम है, क्या रूट है, जड़ है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हम सब जानते हैं जो ऑनियन है वो एक मॉडिफाइड रूप है स्टेम का, ठीक है। और इसके ऊपर मैंने एक पूरा विस्तृत वीडियो बनाया हुआ है, ये उसी का स्क्रीनशॉट है। आप लोग अगर चाहें तो पूरा वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने जड़ के बारे में और तना के बारे में पूरा विस्तार से बात करी है। तो इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप इसको देख सकते हैं। मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो इसमें कहा गया है कि द पॉलिनेशन ऑफ मेज, यानी मक्के में जो परागण होता है वो किस तरीके से टेक प्लेस होता है, कैसे होता है। सबसे पहले परागण होता क्या है, परागण का मतलब होता है, यानी जो मीनिंग ऑफ पॉलिनेशन क्या होता है कि एक पुष्प से एक पुष्प पे, आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो आपको पार्ट दिख रहे हैं ये एंथर है, ठीक है, ये एंथर होते हैं और इन एंथर के ऊपर लगे होते हैं पॉलन ग्रेन्स, यानी परागकण लगे होते हैं। और इसी को हम कहते हैं पुष्प का, यानी फूल का मेल पार्ट। जो एंथर होते हैं यही होते हैं एक किसी पुष्प में मेल पार्ट। और ये दूसरा कोई एक फ्लावर है, इसमें बीच का जो पार्ट होता है इस पार्ट को कहते हैं स्टिग्मा, ठीक है, इसको हम स्टिग्मा कहते हैं। ये होता है पुष्प का फीमेल पार्ट। जब एंथर पर लगे पॉलन ग्रेन्स, परागकण किसी तरीके से स्टिग्मा में प्रवेश करते हैं तो इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन, यानी परागण कहते हैं, ठीक है। अब ये कई तरीके से होता है, तो यहाँ पे विशेष रूप से मक्के में पूछा गया है। तो मक्के में खेत में एक प्लांट यहाँ पर है, ठीक है, एक प्लांट यहाँ पर है, तो दूर दूर प्लांट होते हैं। तो किस तरीके से, क्या वहाँ पे कीड़े आकर के एक प्लांट से, ऐसा तो पॉसिबल बहुत कम है। जो ज़्यादा कॉमन पॉसिबिलिटी है वो क्या है, वो है एयर, हवा चलेगी तो एक पौधे के परागकण आसानी से दूसरे पौधे के पुष्प की जो स्टिग्मा वहाँ प्रवेश कर जाएंगे। इस तरीके से हवा के द्वारा परागण हो जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका है वायु द्वारा परागण, सही उत्तर है। और इसे हम कहते क्या हैं साइंस की भाषा में, इसे कहते हैं हम लोग एनिमोफिली, ठीक है, इसे कहते हैं हम लोग एनिमोफिली, यानी जो वायु द्वारा परागण होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे
इस वीडियो के माध्यम से 10 क्वेश्चंस को देख लिया है और बाकी के क्वेश्चंस आपको लगातार वीडियोस मिलते रहेंगे। बस आपका रिस्पांस कैसा आता है मैं उसी के अकॉर्डिंग वीडियोस बनाऊंगा। अगर रिस्पांस बढ़िया आएगा तो वीडियोस की श्रृंखला कंटिन्यू चलती रहेगी। आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में कराता रहूंगा। तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जरूर वीडियोस को शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।